गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 चैप्टर 3 धातु एवं अधातु मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो हम जैसा कि जानते हैं कि लगभग 120 तत्वों की खोज की जा चुकी है, किंतु इसमें से 118 को आइडेंटिफाइड किया जा चुका है। 2 हाइपोथेटिकल्स हैं। इसके बाद इन तत्वों को धातु और अधातुओं में वर्गीकृत किया गया है। तो 118 तत्वों में से 94 तत्व जो होते हैं वो पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से मिलते हैं। बाकी जो 24 तत्व हैं वो सिंथेटिक एलिमेंट्स हैं। तो इसे जब बांटा गया धातु अधातुओं में, तो हम कुछ एग्जाम्पल्स देखें। यहाँ धातुओं के कुछ उदाहरण आपके सामने, जैसे कि आयरन, Fe, एल्यूमिनियम, Al, चांदी, Ag, कॉपर, Cu। अधातु हैं कुछ इसमें हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन। तो अब हम देखेंगे कि इन धातुओं के भौतिक गुणधर्म। कभी कभी पूछा जाता है ये क्वेश्चन की धातुओं के भौतिक गुणधर्मों को लिखें, और ये इससे अधिक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि धातु एवं अधातु में भौतिक गुणधर्मों के आधार पर उसमें अंतर स्पष्ट करें। तो सबसे पहला जो डिफरेंस हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि धातु की सतह वो चमकदार होती है, और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि अधातुएं चमकीली नहीं होती है। ये एक डिफरेंस हो गया। लेकिन यहाँ पर एक अपवाद भी है कि आयोडीन ऐसा एक धातु है जो चमकीला होता है। तो यहाँ एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि वह कौन सा धातु है जो चमकीला होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आयोडीन। नेक्स्ट डिफरेंस हम लोग देखें, धातुएं सामान्यतः कठोर होती हैं, लेकिन यहाँ पर भी अपवाद है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम मुलायम होते हैं, और ये इतने मुलायम होते हैं कि इन्हें चाकू से भी काटा जा सकता है। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि वैसे कौन से धातु हैं जिसे चाकू से काटा जा सकता है। 2 एग्जाम्पल्स अक्सर पूछे जाते हैं, तो 2 एग्जाम्पल अगर पूछे जाएंगे तो आप सोडियम और पोटेशियम, जो आसानी से याद हो जाने वाले तत्व हैं, इसे आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखें इसमें कि जो अधातुएं होती हैं ये अधिकतर कठोर नहीं होते। ये एक डिफरेंस हो गया, अधिकतर कठोर नहीं होते। लेकिन यहाँ पर भी एक अपवाद है कि कार्बन एक अधातु है, और ये प्रकृति में मिलने वाला इसका एक अपरूप हीरा सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। तो यह अधातु के बारे में हम क्या करें, यह कठोर नहीं होते, लेकिन इसका जो अपवाद है वह हीरा जो है वो कार्बन का एक अपरूप है, और यह कठोर पदार्थ होता है, बल्कि सबसे कठोर पदार्थ है ये। नेक्स्ट हम लोग देखें कि धातुएं जो होती है वो कमरे के ताप पर ठोस रूप में पाई जाती है। तो ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ भी अपवाद है। यह पूछा जाता है कि वह कौन सा धातु है जो कक्ष ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, मरकरी या पारा, आप इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखें इधर अधातु के रूप में, तो अधातुएं प्राय या तो ठोस होती है या गैसीय रूप में मिलती है। लेकिन यहाँ पर भी एक अपवाद है कि वह कौन सा धातु है जो कक्ष ताप पर तरल अवस्था में पाया जाता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, ब्रोमीन। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ब्रोमीन। इसके बाद हम लोग आए कि ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर कि आघातवर्ध्यता, ये जानना है आघातवर्ध्यता किसे कहते हैं। इसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आघातवर्ध्यता धातु का वह गुण होता है जिसके द्वारा धातु को पीट कर पतली चादर बनाई जा सके। ठीक है। अब इसके उदाहरण में आप लिख सकते हैं, आप Au जो कि सोना है, Ag सिल्वर, ये आप 2 उदाहरण यहाँ पर दे सकते हैं। इसके बाद इधर हम लोग देखें कि अधातुएं आघातवर्ध्य नहीं होती, मतलब इसको पीट कर पतली चादर नहीं बनाई जा सकती।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। यह पूछा जाता है कि तन्यता किसे कहते हैं, या धातु के तन्यता गुण से क्या समझते हैं। तो धातु का वह गुण जिसके अंतर्गत उससे पतली तार के रूप में खींचा जा सके, उसे ही हम धातु का तन्यता गुण कहते हैं। इसके उदाहरण में भी आप लिख सकते हैं AU, AG एटसेट्रा इत्यादि। ठीक है। और अब यहाँ हम अधातु के बारे में बात करें तो अधातुएं जो होती है वो तन्य नहीं होती, मतलब इससे तार नहीं खींचे जा सकते हैं। नेक्स्ट जो इसका डिफरेंस है कि धातुएं जो होती हैं वो विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती है, मतलब इसके द्वारा विद्युत और ऊष्मा प्रवाहित हो सकती है। लेकिन इसके भी अपवाद हैं। वह कौन सा धातु है जो ऊष्मा एवं विद्युत का कुचालक होता है? तो वह उसके दो उदाहरण हैं, एक लेड PB, सीसा भी कहते हैं इसे, मरकरी Hg। ये दो ऐसे धातु हैं जो विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होते हैं। अब हम यहाँ इधर हम देखिए धातु में, तो धातु विद्युत और ऊष्मा का कुचालक होता है, लेकिन यहाँ पर भी एक अपवाद है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ग्रेफाइट, यह भी अक्सर पूछा जाता है कि वह कौन सा धातु है जो विद्युत और ऊष्मा का सुचालक होता है। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट। तो इन सब को नोट करते रहिए, आप कॉपी में नोट्स बनाते रहिए। नेक्स्ट हम लोग देखें, सामान्यतः जो धातु का घनत्व होता है और गलनांक जो होता है वो अधिक होता है, अर्थात उच्च होता है, और अधातुओं का घनत्व और गलनांक कम होता है। लेकिन यहाँ पर जब धातु में अपवाद दिए हुए हैं, सोडियम और पोटेशियम का घनत्व और गलनांक कम होता है, मतलब ये आसानी से मेल्ट कर जाते हैं। नेक्स्ट है इसका जो प्रॉपर्टी है, ये देखेंगे हम लोग ध्वनिक, इसको सोनार साउंड भी कहते हैं, सोनार प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स भी बोलते हैं। ध्वनिक गुण क्या है धातु का? तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि जब धातुएं कठोर सतह से टकराती है तो एक साउंड उत्पन्न होता है, एक ध्वनि उत्पन्न होता है, जिसे ही हम धातु का ध्वनिक गुण कहते हैं। और अधातुओं में ध्वनिक गुण नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट है कि अगर धातुएं जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करने के बाद क्षारकीय ऑक्साइड बनाती है, मतलब इसका जो मेटल का ऑक्साइड होता है उसके जो गुण होते हैं वो क्षारकीय होते हैं, बेसिक होते हैं। इसका एक उदाहरण यहाँ दिया हुआ है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। नेक्स्ट हम लोग इधर आप देखें धातु में, तो अधातु के जो ऑक्साइड्स होते हैं उसके जो गुण होते हैं वो अम्लीय होते हैं, मतलब अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं। और इसका एक उदाहरण है सल्फर डाइऑक्साइड SO2। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखें तो ये रासायनिक गुणधर्म, इतनी बातें जो हम लोगों ने अभी तक देखा ये सब धातु और धातु के भौतिक गुण थे। अब धातुओं के हम रासायनिक गुणधर्म की बात करेंगे। तो पहला इसका जो प्रॉपर्टीज़ है, धातु का वायु के साथ अभिक्रिया। तो धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाता है। ये इसका बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। यहाँ पर एग्जाम्पल आप लोग देखें, एक धातु को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बन रहा है? धातु के ऑक्साइड। बहुत ही सिंपल है। अब यहाँ पर देखिए इसके उदाहरण समीकरण के रूप में इसके उदाहरण दिए हुए हैं कि एक धातु के रूप में क्या लिया गया? कॉपर। इसके साथ अभिक्रिया कराया गया ऑक्सीजन O2 का, तो क्या बन गया? 2CuO। यहाँ पर ऑक्सीजन 2, कॉपर 2, इसीलिए दोनों को कॉमनली यहाँ पर 2 लगा देते हैं तो 2CuO बन जाता है। नेक्स्ट है तो अच्छा एक बात और यहाँ पर याद रखना है कि कॉपर ऑक्साइड का जो रंग होता है काला होता है। आप देखे होंगे कि तांबे का जो कोई तार होता है, ये इस पर काफ़ी दिनों तक इसको खुली हवा में रख दें तो इस पर काले रंग की एक परत जम जाती है, जो कि कॉपर ऑक्साइड है। नेक्स्ट हम लोग देखें कि एल्युमिनियम को जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है। मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है।
और ये मैग्नीशियम का फीता के जलने पर तेज प्रकाश उत्पन्न होता है। यह अभिक्रिया का भी रासायनिक समीकरण का ये पूछा जाता है, तो आप यही रासायनिक समीकरण उसमें देंगे कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन, चूंकि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही कोई पदार्थ जल पाता है, तो मैग्नीशियम का फीता जलने पर वह तेज प्रकाश उत्पन्न करता है और मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनाता है। यही रासायनिक समीकरण उसमें लिखना है। नेक्स्ट है कि धातुएं ऑक्सीजन के साथ अलग अलग तरह से अभिक्रिया दिखाती हैं। अब यहाँ देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर ये पूछा जाता है कि सोडियम और पोटेशियम को, ठीक है, सोडियम और पोटेशियम को किरोसिन तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है? तो इसका उत्तर आपके सामने है कि सोडियम और पोटेशियम अत्यंत ज्वलनशील धातु होते हैं जो वायु की उपस्थिति में आग पकड़ लेते हैं और इसे वायु के संपर्क से रोकने के लिए किरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग देखें इसके बाद यहाँ पर और भी महत्वपूर्ण बातें, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, ये पीबी, लेड वायु के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करते हैं और इन धातुओं पर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। उसके बाद आयरन की बात करें तो आयरन को हम अगर वायु में गर्म करने पर प्रज्वलित तो नहीं होते, किंतु ज्वाला में लौ चूर्ण डालने पर वह तेजी से जलने लगता है। नेक्स्ट है कॉपर भी प्रज्वलित नहीं होता, उस पर काले रंग के कॉपर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। तो ये सब जो है वायु के साथ अभिक्रिया को दिखाया गया है। एजी, चांदी की बात करें तो चांदी और सोना जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते, मतलब इस पर किसी प्रकार की रस्टिंग नहीं होती, कोई इस पर ऑक्साइड नहीं बनता है, इसीलिए इसका उपयोग गहनों को बनाने में किया जाता है, इसीलिए इतना महंगा भी होता है। नेक्स्ट है उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं? तो वे धातु के वो ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों से अभिक्रिया कर पाते हैं, है ना, उसे ही हम क्या कहते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड। और ये अभिक्रिया कर क्या बनाते हैं? लवण और जल उत्पन्न करते हैं। यहाँ उदाहरण दिखाया गया है, एक एल्युमिनियम ऑक्साइड को लिया गया है, एक अम्ल को दिखाया गया यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और इसके साथ अभिक्रिया कराया गया एल्युमिनियम ऑक्साइड का, तो यह बनाया एल्युमिनियम क्लोराइड और वाटर। ठीक है, अब ये दूसरा देखिए, एक क्षार को लिया गया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को, फिर यहाँ पर धातु के ऑक्साइड्स लिए गए एल्युमिनियम ऑक्साइड को, और इसको जब क्षार के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो यह बनता है सोडियम एल्यूमिनेट और वाटर। ठीक है, तो ये जितनी भी बातें आप लोगों ने अभी देखा, ये धातु का वायु के साथ अभिक्रिया था। इसके बाद हम लोग देखेंगे धातु का जल के साथ अभिक्रिया। तो जल के साथ देखिए अभिक्रिया किस प्रकार से हो रहा है। धातु जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बना रहा है? धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। तो धातु प्लस जल, ये दोनों मिलके बनाया धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। और ये जो धातु के ऑक्साइड बने, इसमें अगर और जल मिला दिया जाए तो यह बनाएगा धातु का हाइड्रो ऑक्साइड। अब हम अन्य महत्वपूर्ण चीज़ों को एक चार्ट के माध्यम से समझेंगे। यहाँ पर पूरा चार्ट आपके सामने दिया हुआ है, इसे आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए बीच में धातु दिया हुआ है, ये धातु है। पहली बात इसका यहाँ देखिए कि ठंडे जल के साथ क्रियाशील मतलब ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करने वाले कौन कौन से धातु हैं? तो वह है सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। इसमें सोडियम और पोटेशियम को तो किरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है ताकि यह वायु की उपस्थिति में प्रज्वलित ना हो पाए। तो ठंडे जल के साथ क्रियाशील हैं। इसके बाद गर्म जल के साथ क्रियाशील होने वाले कौन से धातु है? तो ये मैग्नीशियम,
इसके बाद कैल्शियम और मैग्नीशियम जल के साथ अभिक्रिया करने पर तैरने लगते हैं। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों तैरने लगते हैं? क्योंकि हाइड्रोजन गैस के बुलबुले जो होते हैं वो धातु के साथ चिपक जाते हैं। चूंकि हाइड्रोजन गैस हल्की होती है तो वह ऊपर की ओर जाने की कोशिश करती है, तो अभिक्रिया के बाद ये तैरने लगते हैं। इधर आप देखिए कि जल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करने वाले धातु कौन कौन से हैं। तो ये पीबी, लेड, सीसा, कॉपर, गोल्ड, सोना, सिल्वर, एजी, चांदी, तो ये सारे धातु कोई अभिक्रिया नहीं करते हैं जल के साथ। और नेक्स्ट है केवल भाप के साथ क्रियाशील होने वाले धातु कौन से हैं? तो वो हैं एल्युमिनियम, आयरन और जिंक। तो इसे चार्ट के माध्यम से बहुत ही संक्षेप में इसे समझाया गया। इस चार्ट को भी आप अपने कॉपी में आप बना लें ताकि आपको एक ही नज़र में इनके सारे प्रॉपर्टीज़ आपके ध्यान में रहे। तो आज जितनी भी बातें बताई गई हैं आप इसे नोट डाउन कर लें, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है इसके इसी चैप्टर का पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे, और भी धातु और धातु के और भी महत्वपूर्ण गुण, जो किस प्रकार से यह जल के साथ, अम्लों के साथ अभिक्रिया कराते हैं, सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं, अन्य मुख्य बातें हम लोग इस चैप्टर के पार्ट 2 में पढ़ेंगे। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय।